सुप्रीम कोर्ट में आज सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और गैर मामूली ड्रामाई सूरत हाल दिखाई दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तवील अरसे के बाद किसी भी केस के बेंच में शमूलियत के बाद आज की समाअत अहम हो गई थी और ये तवक्को की जा रही थी कि आज की समाअत में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आएगी और ऐसा ही हुआ, बल्कि तवक्कात से भी ज़्यादा ड्रामाई सूरत हाल हो गई। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया और तवील गुफ्तगू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुस्तरद तो किया जा सकता है मगर मुअत्तिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कल को एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद हो गई और कानून नाफिज हो गया तो इस दौरान आने वाले फैसलों का क्या होगा। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद बनने वाले बेंचेस को बेंच ही नहीं समझते। साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़िश्ता 2.5 माह से बेंचेस का हिस्सा ना बनने और सिर्फ चैम्बर वर्क करने की दीगर वजूहात भी बताई। अहम बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ की सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी तायीद कर दी। दोनों सीनियर जजेस के एतराज़ के बाद दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन और उनके वकील लतीफ़ खोसा खुद रोस्ट्रम पर आ गए और दोनों जजेस से यह दरख्वास्त सुनने की दरख्वास्त कर दी, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनकी बात नहीं मानी और बेंच से उठकर चले गए। जिसके बाद पहले जस्टिस एजाजुल अहसन ने उन्हें बिठाने की कोशिश की, फिर चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को रोकने की कोशिश की, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं रुके और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद पूरा बेंच ही उठ गया और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद 7 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की और अब कल सुबह 9:30 बजे दोबारा सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत होगी। आज जब 9 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तिना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी। जज का हल्फ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है जिसके खिलाफ इस अदालत का जो बेंच समाअत कर रहा है, मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। जैसे काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि इससे पहले एक खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ। 31 मार्च को रजिस्ट्रार इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी कर दिया। इशरत अली साहब ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज कर दें। यह वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक कर दी और मेरा फैसला ही वापस ले लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। इस 6 रुकनी बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मैंने 6 रुकनी बेंच पर नोट तहरीर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा कि क्या मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं या नहीं। मैं बताता हूं कि मैंने चैम्बर वर्क को तरजीह क्यों दी। बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक पार्लियामेंट ने कानून बनाया। किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि हल्फ की पासदारी करूं या अदालती हुक्म पर बेंच में बैठूं। मेरी दानिस्त में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तिल नहीं किया जा सकता। मुझसे जब चैम्बर वर्क के बारे में दरियाफ्त किया गया तो मैंने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट लिखा। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटाए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यहीं पर पढ़ रहा हूं। मैंने चीफ जस्टिस को जो नोट लिखा था वो अपने तमाम कुलीग्स को भी भेजा था। मैंने नोट में लिखा था कि मेरे साथियों ने कानून मुअत्तिल करके मुझे अजीब कशमकश में डाल दिया है। वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को भी 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। मैंने इंक्वायरी कमीशन में नोटिस होने पर जवाब भी जमा कराया। जैसे काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि मुझे जो दरख्वास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन PTI की भी दरख्वास्त थी। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। मैं इस बेंच को बेंच ही नहीं मानता। मेरा मौक़िफ़ यह है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला ना किया जाए तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कशमकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या ना करें। सबसे माजरत चाहता हूं, मैं बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा हूं। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला ना हो मैं इस बेंच को नहीं मानता। इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मैं भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तफाक करता हूं। इस वक्त हम 9 जजेस हैं और अगर हम इस केस का फैसला कर देते हैं तो कल को अपील पर फैसला कौन करेगा। जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। इस पर दरख्वास्त गुजार एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 25 करोड़ अवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। फिर एतजाज़ हसन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुखातिब करते हुए कहा कि ये केस सुन लीजिए, मेरी इस्तदा है काजी साहिब से,
आप मेरे छोटे भाई हैं। अगर मैं आपके मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ भी करूं तो भी कहूंगा कि आप इस बेंच में बैठ जाएं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाब दिया कि मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, आप बड़े कानूनदान और सीनियर हैं। क्या आप कहते हैं कि मैं इस बार अपना हल्फ तोड़ दूं? तो एतजाज़ हसन ने उनसे कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन ये घर के मानिंद है। तो जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा बोले कि एतजाज़ साहब, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है, मैं आइन और कानून के साए में बैठकर फैसले करता हूँ। तो एतजाज़ हसन ने फिर कहा कि आप सब मिल बैठकर फैसले कर लें, आपके घर पर बाहर से हमला हो रहा है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एतजाज़ साहब, ऐसा ना करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि तरामीम कर रहे हैं, हमारे लिए तमाम फाजिल जज साहिबान की इज्जत और एहतराम है। हमने जो किया वो आइन के मुताबिक किया। चाहते हैं कि फैसले हक और इंसाफ के मुताबिक हों, चाहते हैं कि फैसले मखलूक खुदा की खातिर हों। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि 2 मुअज़्ज़िज़ सीनियर जजेस ने एतराज़ किया है, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि इस अदालत की रिवायत के मुताबिक 2 सीनियर जजेस के एतराज़ के बाद तकरार ना करें, आपके केस का कोई और हल निकालते हैं। हमने भी ये बेंच आइन के तहत अपने हल्फ के मुताबिक बनाया है। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खड़े हो गए तो वकील फैजल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजारों ने अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर दरख्वास्त जमा कराई है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसका भी कुछ करते हैं, और फिर तमाम जजेस उठकर चले गए। और यूं फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत का पहला हिस्सा खत्म हो गया और 9 रुकनी बेंच भी टूट गया। और अब जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक अपने जिस ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड यह है कि रवां साल 29 मार्च को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असेंबली से मंजूर हुआ था, उसी दिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का 2-1 की अक्सरियत से एक अहम हुक्मनामा सामने आया था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के सूमोटो लेने के अख्तियार और बेंचेस की तश्कील के अख्तियार पर सवालात उठाए थे और रूल्स बनाने की बात की थी और कहा था कि जब तक सूमोटो के तरीक़ाकार से मुतालिक रूल्स नहीं बन जाते उस वक्त तक आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी जाए। मगर इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया, जिसमें इस फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया गया और वाज़ेह किया गया कि यह फैसला कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं है। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे और जिस केस की समाअत के दौरान सूमोटो से मुतालिक ऑर्डर जारी किया गया था, चीफ जस्टिस ने वो बेंच ही तब्दील कर दिया और जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया, जिसने चंद मिनट की समाअत में पूरा केस ही खत्म कर दिया। फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक 3 रुकनी बेंच के फैसले में यह करार दिया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सूमोटो से मुतालिक जो ऑर्डर जारी किया था इसका कोई कानूनी असर ही नहीं है। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सर्कुलर पर सवालात उठाते हुए एक नोट लिखा और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हटाने की बात की। फिर हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात को वापस ले लिया, मगर इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को उनके ओहदे पर बरकरार रखा। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 6 रुकनी बेंच के फैसले पर नोट लिखा जो अदालती वेबसाइट से हटा दिया गया, जबकि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी कानून बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुअत्तल कर दिया। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसके बाद से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने और चैम्बर वर्क करते रहे।